दोस्तों मैं हूं देव और मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आँखी गीत की जो कविता है उस कविता को समझेंगे। देखिए आप आज हम लोग 4 कविता को समझेंगे जो आपके सामने पीडीएफ दिया हुआ है। देखिए पीडीएफ का जो 4 कविता को पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। आज हम लोग थोड़ा क्या करेंगे इसको कि पूरा पढ़ के पहले एक बार हम लोग क्या करते थे, कविता को पढ़ते थे, उसके बाद फिर उसको लाइन बाय लाइन समझते थे, फिर एक बार भावार्थ समझते थे। तो ऐसा नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीधा सीधा पहले समझते हुए चलेंगे कि क्या इसका अर्थ है, उसके बाद भावार्थ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक कविता खत्म होगी, भावार्थ खत्म करेंगे, फिर दूसरी कविता का लाइन पढ़कर उसका मतलब समझाएंगे और भावार्थ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हमर मने जागे। देखिए आपके सामने जो लिखी हुई है आज हमर मने जागे, ठीक है, ये किसकी कविता है, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आँखी के गीत से। पहला सवाल आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है, आँखी गीत से। ये 18 नंबर की कविता है। आप लोग नोट्स कर लेंगे कि जो भी शीर्षक होगा वो कितने नंबर की होगी, कौन सी किताब से ली गई है और इस कविता के कवि कौन है। आपको पूछा जा सकता है कि आज हमर मने जागे शीर्षक कविता के कवि के लाथिन, ठीक है, तो वो कौन है? वो है श्रीनिवास पानुरी। और इस श्रीनिवास पानुरी जी का जो परिचय है इससे भी बहुत सारा सवाल बनेगा, जो इसी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। जो इसमें कविता जो पीछे पढ़ाई गई है तो इसका जो फर्स्ट होगा उसमें कविता, उसमें कवि परिचय है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारा सवाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कवि हैं, उनका परिचय से तो सवाल आना ही आना है। तो उनका परिचय के बारे में एक बार आप लोग देख लेंगे। इसी चैनल पे जेएसएससी सीजीएल का जो है वो आपको एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जेएसएससी सीजीएल का जो खोटा है उसको टोटल पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको छैहर भी पढ़ाया गया है, कंप्लीट हो चुकी है छैहर कहानी, सोंद माटी चल रही है, आँखी गीत अभी चल रही है। तो इसी तरह से सारा कंप्लीट होगा, जो होगा है आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज इस कहानी में, इस कविता में क्या है? इस कविता में है आज हमर मने जागे, ठीक है। आज हमर मने जागे का मतलब है कि आज जो हमारा है कि मन जागने लगा है। तो इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं? आज हमर मने जागे परसू रामेक वानी, ठीक है, परसू रामेक वानी। देखिए ये लाइन यहाँ देने का मतलब क्या होता है कि यहाँ परशुराम और रामेक दोनों की वाणी, ठीक है, आज हमारा मन जागने लगा है परशुराम और रामेक की वाणी से, ठीक है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं? शुद्ध कर धरती के ठानल जे ज्ञानी, मतलब किन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कवि कि कवि किन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि, और ये क्या कहते हैं, इन शब्द के माध्यम से अपना भावना प्रकट कर रहे हैं कि शुद्ध करे धरती के ठानल जे ज्ञानी, वैसा ज्ञानी, वैसा पुरुष जो इस धरती को शुद्ध करने के लिए ठान लिया है कि इस धरती को शुद्ध करेंगे। जकर मुँहे वेद वाक्य, ऐसा पुरुष जिसके मुंह में वेद वाक्य होता है। आपको यहाँ देखिए कविता का अर्थ में लिया गया है कि ऐसा कौन है? राम है, ठीक है, परशुराम है, तो यहाँ पे लिया गया है। लेकिन जो भावार्थ है किन के बारे में बोल रहे हैं वो हम आपको लास्ट में भावार्थ समझाएंगे। फिलहाल जो लिखी हुई है उसका मतलब समझिए कि जकर मुँहे वेद वाक्य, जिसके मुंह में हमेशा, जिनकी जुबान पे हमेशा वेद वाक्य रहता है, जेकर मुँहे पुराण रहता है, ठीक है, पीठे सरे भरल तून, जो आप देखते होंगे कि पीछे जो वान चलता है और पीछे जो रहता है जिसमें तीर भरा हुआ रहता है, तो वो जो गोल वाला जो रहता है जिसमें तीर भरा हुआ रहता है उसी को कहता है पीठे सरे भरल तून। हाथे धनुक वान, और हाथ में धनुष और वान रहता है, ठीक है। डंडा है वो सामंतक आगू, मतलब वो सामंत के आगे हमेशा खड़ा रहता है, मुसीबतों के आगे हमेशा खड़ा रहता है। कैसे खोवत मुँह पानी, तो कैसे वो आदमी जो हमेशा मुसीबतों के आगे खड़ा रहता है दूसरों के लिए, वो इंसान कैसे जो है सो अपना मुंह का पानी खो देगा, मतलब वो कैसे शर्मिंदगी महसूस करेगा। वो तो गर्व करने वाली बात है। तो कवि किसके लिए कह रहे हैं ये भी अभी आपको पता चलेगा। गोटे जग के पाले जे,
ठीक है। गोटे जग के पाले जे खेती करके भाई, मतलब ऐसा इंसान जो पूरे जग को पाल रहा है खेती करके, वो कौन है? किसान है। अब इस कहानी में पूरी तरह से जो कवि हैं सो किसान के बारे में बोलते हैं। चलिए और आगे आपको बताएंगे। अन्न पानी जग के दे और अपने ना खाए, वैसा किसान ही है जो अन्न पानी दूसरे को देता है और नहीं खाता है। लोग खातिर महल बनवे, ऐसा ही आदमी है जो लोगों के लिए महल बना देते हैं, जो अपनी परिश्रम से अपनी खेती से लोगों का करते हैं, लोग उसको बेचते हैं, अपने लिए महल बनाते हैं, अपने क्या होता है कि धूप बर्दाश्त करते रहते हैं। ठीक है। परे खातिर देहिक चाम झुलसे जकर गेल, मतलब शरीर दूसरे के खातिर, परेक मतलब होता है दूसरा, पराया लोग, देहिक चाम मतलब शरीर का चमड़ी होता है, तो मतलब दूसरे के लिए जो शरीर का चमड़ी जला देता है। तेल बिना माथा चूल, वैसे इंसान जिसके बाल में, चूल मतलब बाल होता है, तो शरीर मतलब आपको सर के बाल में तेल तक नहीं होता है। और असमय धोखा दे, ठीक है, उसका बाल भी असमय धोखा दे देता है, वैसे इंसान दूसरे के लिए कितना खड़ा रहता है। प्राण प्रिया हाँसी जकर, और वैसा इंसान सब कुछ हो जाने के बाद क्या होता है कि प्राण प्रिया की तरह, प्रेयसी की तरह, और मतलब एक लोगों को प्रेम करने की तरह, वो जो हमेशा जिनका हंसी होता है, भीजल आंखें पानी, और आँख जो होता है पानी से भीगा हुआ रहता है। गोटे जीवन पेटेक पेछू, गोटे जीवन मतलब पूरा जीवन होता है, पेटेक पेछू मतलब पूरा जीवन जो है सो पेट के पीछे दौड़त रहल है, हमेशा जो है सो पेट के लिए, किसके पेट के लिए? दूसरे पेट के लिए दौड़ता रहता है। ठीक है। छल प्रपंच के कहियो ना, उस इंसान को छल प्रपंच कभी नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं छल प्रपंच। भूलियो देल ठाव, उसको तो ठाव का मतलब होता है बगल में, आपको पता है, तो बगल कच्ची छल प्रपंच जो है सो बगल में रख के सब कुछ भूल जाता है। करल सदा शांति रेखा मतलब होता है यहाँ पे खोटा में कि मतलब कोई चीज़ को करना, ठीक है, तो हमेशा शांति के लिए वो काम करता है। वो बेचारा अबोध ज्ञानी है, उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा करता है, पराये लोगों के लिए करता है। आज हमारे मने जागे परशुरामिक वाणी, आज हमारे मन में जो है सो परशुराम और राम की वाणी जो है सो जग गया है। अब इसमें भावार्थ क्या है दोस्तों? इसमें भावार्थ, कवि क्या अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं? कवि अपना जो भाव प्रकट करना चाहते हैं आज हमारे मने जागे में, वो ये है कि एक यथार्थवादी टाइप की कविता है। ठीक है। इसमें अर्थ है, इस कविता में अर्थ है। ठीक है। इस कविता में किसानों को लेकर बोला गया है कि जो स्वयं भूखा रहकर दूसरे को खिलाता है और दुनिया के बारे में सोचता है, ऐसे लोग के बारे में बोला गया है। वैसा लोग कौन है? वो किसान है। उस किसान का चर्चा किससे किया गया है? परशुराम से किया गया है। ठीक है। परशुराम से इसका चर्चा किया गया है। तो ये परशुराम जो है आपको पता है कौन है? तो इनका जो तुलना परशुराम से किया गया है, जो खुद के लिए कुछ ना करके दूसरे के लिए करते हैं, वही वो किसान है जो परशुराम की तरह है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कविता जो है हम आपको बताते हैं क्या है। नेक्स्ट कविता जो 19 नंबर की कविता है। हाँ, शुरू करने से पहले जो भी हैं इस चैनल पे, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो है उसको वहाँ पर टैप करने के बाद उसको ऑल लिखा होगा तो उसको ऑल कर लीजिए। और जो लाइक नहीं किए हैं वो लोग सब लाइक कर लेंगे। आप लोग, बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि बहुत दिन के बाद आया, आप लोग का रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं खोटा को लेकर। बहुत लोग ये इंतज़ार में है कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे, आप पे लोड हो जाएगा। और हमें भी पढ़ाने में ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग बाद के लिए इसको सेव करके रखते हैं या बाद के लिए सोचते हैं। आप पे लोड हो जाएगा, बाद में तो आपको रिवीजन करना है। अभी अगर आप साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, तो हमें भी जल्दी जल्दी बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है। और जो देखते हैं वो शेयर भी नहीं करते हैं, देख के शेयर कीजिए, कम से कम उन लोगों तक पहुँचेगा जो पढ़ना चाहते हैं, और इससे क्या होगा कि हमें और भी बनाने में अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट जो कविता है वो क्या है? कौन सुंदर पूजे त्वयं, मतलब कौन सुंदरता को पूजता है, पूजे त्वयं मतलब त्वयं पूजे हैं। कौन सुंदरता को त्वयं पूजे हैं मतलब कौन सुंदरता को तुम पूजते हो। ठीक है। इसी में बोला गया है, क्या बोला गया है, क्या कवि कहना चाहते हैं कि कौन सुंदर पूजे तो यते मगन भाई, मैंने कौन सी सुंदरता को तुम पूज रहा है इतना मगन होके भाई। हाथे नाय कमंडल, हाथ में नहीं है कमंडल, देह नाय छाय। यहाँ देह नाय छाय का मतलब हाथ में नहीं कमंडल है। देह नाय छाय का मतलब दोस्तों, देह नाय छाय का मतलब होता है
जो देखिए छाया का मतलब यहाँ छाया नहीं है, ठीक है। यहाँ छाहुर का मतलब छाया होता है, लेकिन यहाँ छाया का मतलब जो बोलना चाहते हैं कवि, वो बोलना चाहते हैं कि उसके शरीर में उतना कपड़ा नहीं है, ठीक है, वो छाया का मतलब होता है। आँख नाय प्रेम, आँखी नाय प्रेमिक भाव, आँख में नहीं प्रेम का भाव है, और ना बोली नाय सुधा, सुधा का मतलब अमृत होता है, आपको पहले बताएं, तो वो बोली भी उसका अमृत की तरह नहीं है। देखल नाय चाली जात, ठीक है, उसका चाल चलन जो है सो वो देखल नहीं जाता है। कौन होकर विद्या, नहीं उसके पास कोई विद्या है। बिना अर्थे मथुरा गमन बड़ी कठिन दाय, ठीक है, बिना अर्थे मथुरा, मैंने मथुरा जाने का एक आदमी को अपना अर्थ होता है कि आदमी अपना तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या फिर किसी और का वजह से जाते हैं, तो कभी इस माध्यम से समझाना चाहते हैं कि बिना कोई अर्थ का जो है सो मथुरा घूमना चाहता है, मतलब बिना कोई काम का कोई काम करना चाहते हैं तो वो बहुत कठिन है, बहुत दाय है करना, ठीक है, ठीक है। कैसे ओकर रूप रंग, कैसन ओकर रूप रंग मतलब आपको पता है कि कैसा उसका रूप रंग है। कैसन ओकर काया, काया मतलब आपको पता है कि कर्म को कहते हैं, ठीक है, कर्म को कहते हैं। कैसन ओकर रहन सहन, रहन सहन कैसा है। ऐते काहे माया, और उसको इतना क्यों माया है। आँखिक सुख मिटवे खातिर, आँख का सुख मिटाने के लिए कंधे दौड़ल जाए, कहाँ दौड़ते हुए जाते हैं आँख का सुख मिटाने के लिए, ठीक है। इसका भावार्थ में भी हम समझाएंगे आपको, पहले ये देख लीजिए। कौन सुंदर पूजे तो ऐते मशगूल भाई, कौन सा सुंदरता को तुम इतना पूज रहा है, इतना मशगूल हो गया है भाई। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें जो भाव प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है, सब में कवि अपना, देखिए सब में कवि अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, और भाव प्रकट करने का जो है उनका एक तरीका है, जो कवि जो इस तरह से लिखा होता है, एक तरह का एग्जाम्पल होता है कवि लोगों के लिए कि जो अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं आपको पता है, ये 19 नंबर की कविता है, आप लिख लेंगे 19 नंबर की कविता है, ठीक है। इसके जितना भी शीर्षक है, शीर्षक के साथ नंबर और उनके ये कवि कौन है ये सब लिख लेंगे आप। किस तरह का कविता पूछा जाएगा, मतलब किस तरह का क्वेश्चन होगा आपको बता दिए। अब इसमें जो भावार्थ अपना है, कौन सुंदर पूजे तो है का भावार्थ जो है, इसमें जो है ये कवि प्रकट करना चाहते हैं कि ये प्रेम भाव का चीज़ है, ठीक है। लोगों में प्रेम भाव का चीज़ जो है सो प्रकट करना चाहते हैं कि एक आदमी है जिसके हाथ में न कमंडल है, न शरीर में कपड़ा अच्छा से, न प्रेम भाव है, न कुछ है। तो ऐसा इंसान कौन है जो नीरस आदमी है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। ऐसा लोगों के बारे में कवि बोलना चाहते हैं कि ऐसा जो जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, वैसा ही लोगों के बारे में कवि अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो पूरी कविता जो है सो ऐसे लोगों के बारे में भाव प्रकट कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जो बिना उद्देश्य का जीवन जी रहा है, ठीक है, बिना कोई उद्देश्य। जैसे आप बिना कोई बहुत स्टूडेंट बिना सिलेबस देखे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से जीवन भी बिना उद्देश्य का जो जीवन होता है ना, बिना सिलेबस का पढ़ाई की तरह होता है, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से नहीं देखना पड़ना। बहुत लोगों को बहुत शॉर्टकट पसंद है, लेकिन जब आपसे अधिक नंबर कोई ले आएगा तब आपको पछतावा होगा कि इतना शॉर्टकट क्यों बताते हैं। ये चीज़ पढ़ने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, उतना मज़ा नहीं आता। आप भी सोचिए ये सब चीज़ पढ़ के नौकरी आपको लेना है तो, लेकिन क्या करें, जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है, और हमें भी आपको समझाना होगा। तो समझ सकते हैं कि किन किन की मजबूरियां हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से समझाने का। तो आप इसको समझिए, इस कविता का भावार्थ आप समझ गए कि क्या किसके बारे में बोलना चाह रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट कविता देखते हैं। नेक्स्ट कविता क्या है, बहुत दिनक बाद भेल। ये आपको 20 नंबर की कविता है। कवि आपको पता है श्रीनिवास पानुरी है, ठीक है, आँखें गीत की सीरीज की कविता है। अब बहुत दिनक बाद भेल मतलब बहुत दिन के बाद हुआ, भेल मतलब हुआ, क्या हुआ बोलो, देखो बहुत दिनक बाद भेल ओकर संग देखा, बहुत दिनों के बाद हुआ है, उसके संग देखा मतलब उसके संग में हम उसको किसी को देखे हैं, ठीक है। इसमें कवि अपना भाव प्रकट करेंगे, हम आपको बताएंगे। पहले जो लिखा हुआ है उसका सीधा सीधा शब्द, पहले शब्दार्थ और मतलब समझिए, उसके बाद भावार्थ समझिएगा, ठीक है। फूल फूटल हल एक दिन जहाँ, फूल फूटल मतलब फूल खिलना, ठीक है। हल एक दिन जहाँ, आपको पता है कि अब हल में फूल तो खिलेगा नहीं। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो पुराना, देखिए खेत जो होता है ना, खेत में अगर आप नया नया हल खींच के दाग रखिएगा तो वो ठीक लगता है, लेकिन बहुत टाइम छोड़ दीजिएगा तो वहाँ काला काला पड़ने लगता है सूख कर, ठीक है।
तो उसी के बारे में बोलते हैं कि फूल फूटल हल एक दिन जहाँ आज करिया करिया रेखा, है ना। और आगे क्या बोलते हैं, सूखल फूलक हंसी के सन। सूखल फूलक पता है कि हंसी तो है लेकिन सूखा हुआ फूल की तरह है जो खिला हुआ नहीं है। आज मरुआलहीन, ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल मरुआ जाता है मतलब क्या होता है कि वो खराब हो जाता है, उसी तरह उसका जो है सो हंसी भी है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कवि कि रूपक रसक गंधे के बिना, रूप का जो है रस के उसके बिना, गंध के बिना, मैंने न रूप है न रस है, ठीक है। दिनक शशि दीन आजो अह जियक साध तका तकी देखे, ठीक है। और दिन का जो शशि दिन मतलब आपको पता है कि रूपे के रस से गंधे के बिना, रूप का रस के गंध के बिना दिन का जो है सो आपको गरीबी जो है सो उसको दिन को भी इसको गरीबी दिखता है, दिन मतलब गरीब होता है, ठीक है। आजो अह जियक साध, ठीक है, आज भी उसको जीने का वही साधना लगता है। ताका ताकी देख के, मैंने इधर उधर देख के भी उसको लगता है कि आज भी मेरे वही जीने का इच्छा होता, ठीक है, वही जीने का चाह होता। और क्या कहता है, शरद काल एक नदी है, शरद काल का नदी आपको पता है कि बरसात से पहले, थोड़ा सा पहले शरद काल का नदी होता है, थोड़ा सूखी हुई नदी होती है, ज़्यादा उसमें झरझर करके पानी नहीं होती है, तो वही शांत पानी जो होती है, और फिर बरसात आती है तो वो पूरा तेज़ बहने लगती है। वही अब कह रहे कि आज सुसुत शांत, मतलब शरद काल का जो पानी होता है वो पानी आपको शांत होता है, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली रहती है, बारिश नहीं हुई रहती है, तो वो पानी जो है सो शांत हुई रहती है। उसी तरह वही बात बोल रहे हैं। पथिक से जीवन पथ है, आपको वो यहाँ कवि ये बोलना चाहते हैं कि पथ के जीवन में जो है, जीवन के पथ में जो है सो और जो उसके रास्ते हैं वो सब बाकी रह जाता है, ठीक है। जो एक रास्ता है उसमें जीवन का भी रास्ता कुछ बाकी रह जाता है। शेषे का मतलब होता है बाकी रहना, आपको खोटा में बोलता है, या फिर आप एक जाएंगे बंगाली कल्चर में तो आपको शेष का मतलब ही बंगाली मतलब दोनों एक चीज़ होता है, और उसका मतलब बाकी होता है। थकर हालल कलांत, जो थका हुआ हारा होता है कल के दिन में, ना बीते हुए दिन में, ऐसी की बातें कह रहे हैं। आज कहाँ समर्पण का भाव, आज कहाँ समर्पण का भाव है, जहाँ अनुभव है, विनय है, रेखा है, ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है, ऐसी चीज़ों के बारे में, आज कहाँ समर्पण का भाव है। बहुत दिनों के बाद भेल ओकर संग देखा, बहुत दिन के बाद है उसके, बहुत दिनों के बाद क्या हुआ है कि उसके संग हम उसको देखें, उसके साथ उसको देखे हैं, उस तरह की चीज़ें देखे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इसको पढ़ने का देखिए कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो अर्थ है इसमें। सबसे पहले अगर आप किसी खोटा भाषी हैं, अगर आप एक शब्द का एक मतलब जान रहे हैं और दूसरा शब्द नहीं जान रहे हैं, तो आप तुरंत ये ना कहें कि ये कैसे ये हो गया, ठीक है। आप सबसे पहले खोटा का जो है सो शब्द उसका डिक्शनरी लें, अगर नहीं है तो आप ऑर्डर करवाइए, मैं आपको भिजवाता हूँ। खोटा का जो डिक्शनरी होगा वो पढ़ने के बाद जो इसका बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, तो वो सब चीज़ देखना पड़ता है कि क्या कहना चाहते नहीं चाहते हैं। अब इसमें भावार्थ क्या कहना चाहते हैं, अब इसमें भावार्थ जो है कवि का, वो जो कहना चाहते हैं बहुत दिन के बाद भेल, इसमें जो कहना चाहते हैं कि देखिए एक मतलब इसमें जो कहना चाहते हैं कि एक कोई इंसान है, उसकी जवानी के बारे में बोला जाता है कि कोई इंसान जो है सो कोई इंसान की जवानी जो है वो बहुत दिन के बाद उसको बुढ़ापा में जो बदल जाती है, उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। और मतलब उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो इंसान जवान भी था, अब धीरे धीरे वो बूढ़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में बोलते जा रहे हैं कि वो फूल की तरह पहले खिला हुआ रहता था, अब सूखल फूल की तरह उसका हंसी हो गया है, मुरझा गया है, मरुआ गया है, उसको में कोई गंध नहीं रहा, रस नहीं रहा है, ठीक है। अपने मैंने जीवन के साधना में इधर उधर ताका ताकी करता है, ठीक है। जीवन की इच्छा में साध में इधर उधर ताका होगी करता है। एकदम जवानी जब रहता है तो उस समय क्या होता है कि नदी, बरसाती नदी की तरफ जवानी एकदम पूरा स्पीड में चलती है, और ये बुढ़ापा की ओर जब जाते हैं तो वो शरद काल में जो नदी पानी स्थिर हो जाता है उस तरह से हो जाता है, ठीक है। उसके जीवन काल में बहुत सारा पथ मिलने लगता है, बहुत सारा विचार होने लगता है। इसी से अपना
भाव प्रकट करना चाहते हैं कवि, यही उनका इसमें जो भावार्थ है वो है। अब लास्ट कविता जो है गीते गीते गीत जागल गीत, ये आपको 21 नंबर की कविता है, लिख लेंगे। गीते 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 गीत जागल, तो गीते गीते क्या होता है, गीतों गीतों में गीत जाग गया, ठीक है। तो ये वाली बात है। इसमें क्या कहते हैं कवि, इसमें पहले देखिए क्या कह रहे हैं, गीते गीते गीत जागल, ठीक है। गीत गीत में गीत जाग गया, मतलब गाना जग गया, ठीक है। और देखते देखते प्रीत, और गीत में जो गीत जग गया है वो देखते देखते प्यार प्रीत जग गया है। फूलक देश पागल भौरा खोजे मन एक मीत, आपको पता है कि फूलक देश में, फूल के देश में भौरा जो है पागल हो रहा है देख कर, अपने मीत को खोजने की कोशिश कर रहा है और अपने मीत को ढूंढता है, ठीक है। भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंगे, यहाँ देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कहना चाहते हैं कि भावे जकर रंग नाय, यहाँ अगर आप भौरा के बारे में देखेंगे तो भौरा बहुत काला होता है और वो फूल पर फिर भी मंडराता रहता है और उसका रस चूसकर ही रहता है, वो अपना मन का मीत मिटाकर ही रहता है। उसी के बारे में बोलते हैं कि भावे जकर रंग नाय रूप नाय अंग, वो कौन पुण्य प्रताप में झाँप देले गंगे। फिर भी बोल रहे कि जिसका बढ़िया स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि रूप नहीं, लेकिन फिर भी उस फूल पर मंडराता रहता है और मंडराता रहता है, और मंडराते हुए क्या करता है, फिर भी उसको उसका रस चूस लेता है, उस पर झाँप देता है। झाँप देने का मतलब कूद पड़ना, तो इस गंगा में कूद पड़ता है। कौन पुण्य प्रताप है, कौन से आशीर्वाद से, लेकिन फिर भी ये कूद पड़ता है और प्राप्त कर लेता है चीज़ के। पहुँच से भावेक जैसे प्रेम माला पिंधल, ठीक है। देखिए पहुँच से, ठीक है, से आपको पता है कि बाकी को कहते हैं कि भावना के देश में जो बचा हुआ है वहाँ पहुँचकर और प्रेम की माला पहन लेता है। कौन पहन लेता है, ठीक है, कौन पहन लेता है, तो ये वो भौरा पहन लेता है जो उस फूल पर मंडरा रहा है, जो उसका आपको उसका जो रस चूसने के लिए, उसका जो भौरा उस फूल का रस चूसने के लिए जो मंडराता है वो कर रहा है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ क्या है दोस्तों, इसमें कवि जो भावार्थ प्रकट कर रहे हैं वो क्या भावार्थ प्रकट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भौरा के बारे में, यहाँ मेन चीज़ यही है यहाँ पे कि भौरा काला होने के बाद भी उस फूल के रस को चूसने के लिए दौड़ता है और उसका रस चूस ही लेता है। उसी तरह क्या होता है कि रूप का जो होता है, जो शारीरिक रूप का जो होता है उसका गुण नहीं होता है, आपके व्यवहार का गुण होना चाहिए। जो कवि इसमें भाव प्रकट करना चाहते हैं का व्यवहार का गुण होना चाहिए, सौंदर्य का गुण जरूरी नहीं है, व्यवहार का गुण जरूरी होना चाहिए, अच्छाई का गुण होना जरूरी होना चाहिए। तो इसी में ये कवि कहना चाहते हैं कि ये सब होना बहुत ज़रूरी है, और जो है सो ये सब गुण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको होना चाहिए। क्या होता है, जिस तरह से भौरा काला होने के बाद भी इसको चूस लेता है, उसमें रूप गुण नहीं होने के बाद चूस लेता है, उसी तरह से आप में लक्ष्य को भेदने की शक्ति होनी चाहिए और इसको आपको लक्ष्य को भेदना है। आप इसमें इस सुंदरता के बारे में भी बोला गया है कि सुंदरता जो है जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आप किसी को अंदर भाव से प्रेम करें, ठीक है। इसी में ये कवि कहना चाहते हैं। अब आगे जो भी है आपको देखिए, इसकी सारी कविता और उसका भावार्थ खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चैनल पे जो भी नए होंगे उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जो हर कोई लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको आगे भी कविता आप जल्दी ही मिलती रहेगी, कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। देखिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो ज़्यादा जल्दी हम बनाएंगे, आप लेट करेंगे हम भी लेट करेंगे, लेट हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कविता में। और अब देखिए, आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, नेक्स्ट कविता में मिलते हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप नए हैं तो फिर इस चैनल पे आपको खोटा का और भी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, जाकर देखिए। पेपर 1 भी कंप्लीट कराया जा रहा है, देखिए इसमें पेपर 1 भी आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। पेपर 2 का खोटा तो हो ही रहा है, और हम लोग पेपर 3 की बात करेंगे जिसमें रीजनिंग एंड मैथ्स विथ ट्रिकी जो है वो मैम के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है। आपको ये भी चल रहा है, सब कुछ अभी चल रहा है इस चैनल पे, तो आप जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कविता में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।